चलिए बच्चों आज शुरू करते हैं आप लोगों का पैरेलल कनेक्शन। तो हमने लेक्चर 1 में क्या किया था, पैरेलल कनेक्शन को स्टडी किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। चलिए देखिए अब क्या है हम लोगों के पास, तो मैंने उसमें बताया था, तो उसमें अगर हमारे पास पैरेलल कनेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में हम लोगों ने बात की थी, तो ये हमारे पास इस तरह से रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक, ये इस तरह के रजिस्टर्स हैं हम लोगों के पास। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ये सब करना, ये सारी बातें भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोगों के पास इस तरह से है, ठीक, तो उसका अगर आर इक्विवेलेंट निकालें तो आप लोग जानते हैं कि इसका 1/r इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, एक चीज तो ये हो गई हमारे पास। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, हमें याद रखनी है इट ऑफर, यानी पैरेलल कनेक्शन क्या करता है, इट ऑफर लोएस्ट रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक, लोएस्ट रेजिस्टेंस। अब दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, लोएस्ट रहने दीजिए इसको, लो रेजिस्टेंस हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है, लो रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये कैसा प्रोवाइड करता है, लो रेजिस्टेंस। अब देखिए इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन द रेजिस्टेंस, smaller than the resistance which is smallest in the सर्किट। यानी सर्किट में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा इसका इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आएगा। क्लियर। अब देखो इसमें एक और चीज होती है हम लोगों के पास, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, देखिए क्या है हम लोगों के पास, अगर हम ये बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, अगर ये है तो अगर मान लो कि हमें कहीं पर ये पता चले कि हमारे पास ये दो रजिस्टर्स हैं इस तरह से, ये एक रजिस्टर हो गया और ये एक रजिस्टर हो गया और ये है हमारे पास, मान लो कि ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास R2 है, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। तो इसको ये दो में ही वैलिड होता है, ध्यान रखिएगा, तीन पे मत लगा देना। तो ये हम लिख सकते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1, ठीक है, R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। आइए देखिए अब अगर और बात करें हम लोग, जैसे हमसे बोला जाए कि चलिए ठीक है ये सब तो समझ में आ गया, पैरेलल वगैरह भी समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, देखिए उस क्वेश्चन के लिए हम डील करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए क्वेश्चन हमें दिया गया, उस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मान लीजिए कि ये दो हमारे पास रजिस्टर्स हैं, ये देखिए एक ये रजिस्टर है और एक ये रजिस्टर है। ठीक, और मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 ओम है और इसकी वैल्यू 4 ओम है। ठीक, और यहां से करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए 18 एम्पियर। कितना फ्लो हो रहा है, 18 एम्पियर। अब मान लीजिए उसने बोला कि इसके अंदर एक करंट है हमारे पास I1 और इसके पास एक करंट है I2। तो आपसे कह रहा है I1 I2 निकालो। क्या निकालो, I1 I2। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम ये बोलोगे कि I, अगर हम इसको I मान लें, ध्यान से समझना, तो हमने कल बात की थी कि I इज इक्वल टू होता है, I नहीं बल्कि क्या होता है, क्या होता है हम लोगों के पास, देखो I तो नहीं, क्या था हम लोगों के पास, समझते हैं। तो हमने ये बोला था कि I1, क्या बोला था हम लोगों ने, I1 इज टू I2 जो होता है वो क्या होता है, तो हमने कल बोला था 1/R1 इज टू 1/R2, ये होता है हम लोगों के पास। तो अब इसको करना कैसे, देखो समझना जरा। अगर मैं I1 के बारे में बात करूं, किसके बारे में, I1, तो देखो I1 मुझे अगर निकालना है तो उसको निकालने का तरीका ये होता है कि अगर ये मेरे पास R1 है और ये मेरे पास अगर R2 है,
तो इसको निकालने का क्या तरीका है, तो I1 में निकालूंगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, और I2 कैसे निकालूंगा, I2 निकालूंगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। समझ रहे हो? अच्छा, अब इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो ये चीज यही है, देखो कैसे, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि ये मेरे पास I1, ठीक, और ये मेरे पास यहां पे I2 है, तो हमने ये क्या लिखा है 1 अपॉन कितना 2, और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आ गया हमारे पास इस 2, और यहां पे क्या है 1 अपॉन 4। अब अब हम क्या करेंगे, एलसीएम 4 आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें बताओ, यहां मिलेगा 2, यहां पे क्या मिलेगा 2 इस 2, यहां पे क्या आ जाएगा 2 इस 2 4, 2 इस 2 1, ये आ जाएगा कि नहीं बताओ, सोच कर बताओ, बिल्कुल आएगा क्योंकि 4 और ये 1। अब देखो I1 जो होगा वो क्या बता रहा है, देखो अब इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ये कह रहा है कि I के 3 हिस्से किए गए, ठीक है, जो I1 को उसमें से 2 हिस्सा मिला और I2 को उसमें से 1, तो क्या लिखेंगे 2 अपॉन 3 इंटू कितना 18, तो कितना आ रहा है बताओ 6 हो गया, तो कितना आ रहा है 12 एम्पियर, आ रहा है कि नहीं। अच्छा, I2 अगर हम निकालें तो कितना होगा, अब तो वो निकाला ही जा सकता है, कैसे, तो आप बोलेंगे कि अगर 12 एम्पियर इधर चला गया 18 में से, तो जाहिर सी बात है 6 एम्पियर इसमें जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे 6 एम्पियर। अब अगर हम यहां से निकालें तो देखो कितना आएगा, अगर हम यहां से निकालें तो R2 कितना है 4, और ये कितना हो जाएगा बताओ 6, और ये कितना हो जाएगा बताओ 18, तो ये कितना आ गया 3, तो हो गया ना 12, तो कितना आ रहा है 12 एम्पियर, तो 12 हमारा यहां भी आ रहा है, तो ये ज्यादा बेटर वे होता है और बहुत ही इफिशियंटली हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द करंट फ्लोज इनटू द लोएस्ट रेजिस्टिंग पाथ, जिसमें रेजिस्टिंग पाथ बहुत कम होती है उसी में ये फ्लो करके चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े और आइए देखिए, अब अगर हम आगे बात कर रहे हैं इसमें, मान लो एक और क्वेश्चन अगर हम ले लें, देखो एक और क्वेश्चन हम ले लें, अगर मान लीजिए कि ये मेरे पास इस तरह से 3 रजिस्टर्स हैं, 1 2 और एक ये है मेरे पास 3, और मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू यहां पर 3 ओम है, ये 6 ओम है, और ये मेरे पास 9 ओम है, कितना है बोलो 9। तो अब मान लो कि यहां पे अगर मेरे पास करंट, ठीक है, 36 एम्पियर फ्लो कर रहा है, कितना कर रहा है 36, और मान लीजिए कि इसमें मेरे पास जो इसमें करंट है वो है I1, और इसमें जो करंट है वो है I2, ठीक है, और इसमें जो करंट है वो है मेरे पास I3, ठीक, यहां पे कितना है हमारे पास I2। तो अगर आपसे कोई पूछे I1 I2 I3 बताइए, तो देखो इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत इफिशिएंटली निकालेंगे। आप ये बोलेंगे कि I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताओ, तो हम लिखेंगे 1/3 इज टू 1 कितना है 6 है ना, और 1/9। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास 36 है ना, 36 ही आएगा ना, तो कितना आ गया हमारे पास, नहीं 36 नहीं 18 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो 18 अगर हम ले लें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, ये कितना आ जाएगा बताओ 3, और ये कितना आ जाएगा बताओ 2, तो कितना आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है, इसको एक काम कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, कितना ले लें, तो इसको हम ले लेते हैं चलो 121, कितना ले लिया 121 एम्पियर। तो अब ये बताओ अगर मैं I1 के बारे में बात करूं, किसके बारे में बोलो I1, तो क्या लिखेंगे 6 पार्ट मिला, टोटल पार्ट कितना हुआ 11, और मल्टीप्लाइड बाय 121, तो कितना आ गया 66 एम्पियर, कितना आ रहा है 66। I2 निकालो जरा, तो I2 की बात करें तो कितना आएगा 3/11 इंटू 121, तो ये भी कट गया, कितना आ रहा है 11, तो कितना आ रहा है 33। एक और काम समझ सकते हो तुम, क्या समझ सकते हो, देखो ये तो सब एनालिसिस होती है, ये तो सब में कॉमन ही चल रहा है ना, ये तो सब में कॉमन है, 11 तो कॉमन ही आ रहा है, तो बस आगे बताओ कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 11, तो कितना आ गया 22। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं सब, समझ रहे हो नहीं बात को, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है और
ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं तुम्हें, समझ रहे हो ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कभी तुम्हें पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर नहीं बताए जाएंगे, हमेशा इसी से कहानी को सॉल्व किया जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, अब बोलो। चलिए देखिए, अब अगर हम आगे की कहानी इसमें स्टडी करते हैं तो देखिए अब क्या हमें करना है, हमें थोड़ा सा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे पास जो होना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैसे निकालना है। अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे, इक्विवेलेंट, ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लेक्स कनेक्शन भी चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स कनेक्शन की बात कर रहे हैं इसमें, तो देखिए प्योर सीरीज, प्योर उसका तो हो गया। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये कनेक्शन दिया गया, जैसे ये है हमारे पास, ये दे दिया हमारे पास, ठीक, ये दे दिया, और इसमें क्या कर दिया, ये भी कनेक्ट कर दिया। अब मान लो कि ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, और ये हमारे पास R3 है। अब आपसे कहा गया R इक्विवेलेंट बताइए, तो अब क्या करें, ना तो ये सीरीज है और ना ही ये पैरेलल है, तो कैसा हो गया, ये मिक्स्ड कनेक्शन हो गया। क्या कहेंगे इसको, मिक्स्ड कनेक्शन। तो अगर ये मिक्स्ड है देन हाउ वी कैन सॉल्व दिस। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये ध्यान में रखना होता है कि कहां पे सीरीज जा रहा है और कहां पे पैरेलल। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए, अगर हम इसकी बात कर लें ये, तो अगर हम इसकी बात कर लें तो हम ये बोल सकते हैं ये पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल। और अगर ये पैरेलल है तो इसके साथ ये कैसा लगा हुआ है, सीरीज। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा इसका, तो अगर हम R डैश निकालें तो क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये निकाल लेंगे कि नहीं, ये आ गया हमारे पास। अब इसको इसके साथ क्या लगा देंगे, सीरीज में। तो देखो अगर हम सीरीज में लगाएं तो कैसे आएगा, तो अब हम इसको ऐसे बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं हम इसको, देखो जरा, इसकी जगह पर हम ये वाला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। ये क्या आ गया, R डैश, और फिर हम यहां क्या ले लेंगे बताओ, तो यहां पे हम ले लेंगे ये वाला। ठीक है, ये लगा दिया हमने, तो ये क्या आ गया, R3। अब बताओ ये टोटल कैसा बन गया, सीरीज बन गया। क्या बन गया बोलो, सीरीज कनेक्शन बन गया। ठीक है, सीरीज क्या बन गया हमारे पास, ये सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सीरीज में आ गया। अभी किस में आ गया बोलो, सीरीज में। तो इस तरह से हमें मिक्स्ड के भी निकालना आना चाहिए। क्लियर है अब बात। अच्छा, अब अगर मिक्स्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ठीक है ये मिक्स वगैरह तो हो गया, तो इस तरह से हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अच्छा आगे बढ़े हम इसमें। क्लियर है बात। देखो अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एक चीज आती है हमारे पास, कनेक्टेड वायर। देखो अगर हम बात कर रहे हैं कनेक्टेड वायर क्या होता है, कनेक्टेड वायर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें इसका कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए। देखो कनेक्टेड वायर का क्या मतलब है, मान लीजिए कि अगर मेरे पास यहां पर ये एक कोई रजिस्टर है, ठीक, अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया। अच्छा, हमेशा तुम याद रखना इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है। जो कनेक्टेड वायर होता है उसमें कभी भी जिगजैग पाथ नहीं दिखाई जाएगी। क्या नहीं दिखाई जाएगी, जिगजैग पाथ। तो ये कनेक्टेड वायर कहलाता है। क्या कहलाता है, कनेक्टेड वायर। तो अगर ये कनेक्टेड वायर है तो अप्रोक्सीमेटली इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। कितना होगा बताओ, 0। तो ये क्या करता है, इस एंड के, ठीक है ना, इस एंड का पोटेंशियल और इस एंड का पोटेंशियल क्या कर देगा, ये सेम कर देगा। ठीक है, तो इसका बोलते हैं शॉर्ट रेजिस्टेंस। अगर मैं इसका R इक्विवेलेंट निकालूं तो देखो कितना आएगा, तो हम बोलेंगे R इंटू छोटा वाला R अपॉन R प्लस R। तो मुझे क्या मिल जाएगा बताओ, तो मुझे मिल जाएगा 0 अपॉन R यानी 0। तो इसको बोलेंगे शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया, सेम पोटेंशियल हो गया, यानी पॉइंट A और B। तो आप क्या याद रखेंगे, पॉइंट A एंड B are at same potential, are at same potential। ठीक, ये सब क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। क्लियर है अब बात। अच्छा, तो ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसमें थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं। देखो कैसे समझना।
अगर एक बहुत सिंपली न्यूमेरिकल मैं तुम्हें दूं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक न्यूमेरिकल है आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, देखो ये कोई रजिस्टर है यहां पे मेरे पास, ये ठीक, ये एक रजिस्टर हो गया, ठीक। अब मैंने एक और रजिस्टर लगा दिया, देखो ये रहा एक और रजिस्टर, ठीक, और एक और रजिस्टर लगा दिया हमने, ये रहा, ये मैंने लगा दिया। इसकी वैल्यू मान लीजिए R है, इसकी वैल्यू भी R है, और इसकी वैल्यू भी R है, ठीक, इसकी वैल्यू भी कितनी है R। अब मैंने क्या करा, मैंने ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट मेरा B है, मैंने पॉइंट A को और B को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिए। कैसे? मैंने तुमसे बोला कि ये वाला रजिस्टर्स मैंने ऐसे लगा दिए, इसको यहां से मैंने यहां कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने यहां से यहां कनेक्ट कर दिया, और आपसे कहा गया RAB बताओ, क्या बताओ बोलो, RAB, यानी आपसे कहा गया RAB, बताइए क्या, बताइए RAB। अगर हमसे RAB पूछा जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमसे RAB पूछा गया कि RAB बताओ क्या होगा, ये हमसे मालूम करवाया जा रहा है, ये हमें निकालना है, तो हाउ वी कैन फाइंड दिस। तो देखो इसको करने का एक तरीका होता है, उसको समझना। देखो अगर कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को डिस्कस करने के लिए आता है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां पे कनेक्टेड ये हमारा क्या कहते हैं इसको, ये हमारा जो कनेक्टिंग वायर है, जहां जहां पे ये कनेक्ट होगा वो क्या हो जाते हैं, सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये हमारा X पोटेंशियल है तो ये भी हमारा क्या होगा, X पोटेंशियल होगा, बिल्कुल सही है। और अगर हम ये बोलें कि ये हमारा Y पोटेंशियल है, पॉइंट Y है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, Y आ जाएगा कि नहीं। अब देखो जिस दो पॉइंट के अक्रॉस हमें निकालना होता है उन दोनों को आउटवर्ड रखेंगे, तो हमें किस किस के बीच में चाहिए, A और B के बीच में चाहिए। तो हम यहां पे क्या बना लेंगे, यहां पे हम क्या बना लेंगे, यहां पे हमने बना लिया A और यहां पे हमने क्या बना लिया, B। अब समझते हैं जरा, ये बताओ ये जो A है यहीं पे कौन है, X, और जहां पे B है वहां पे कौन है, Y। अब बताओ ये और ये किसके बीच में कनेक्ट हुआ है, तो आप बोलेंगे ये और ये कनेक्ट हुआ है X और Y के बीच में। किसके बीच में बोलो, X और Y। तो हम यहां पे ले लेंगे, ये ले लिया, ये आ गया। अच्छा अब बताओ ये वाला किसके बीच में कनेक्ट हुआ है, ब्लू वाला, तो ब्लू वाला भी तो X और Y के बीच में कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसे भी हम यहां कनेक्ट कर देंगे, ये लीजिए, ये आ गया। और अब ये बताओ ये वाला कौन सा वाला बचा, ग्रीन वाला। तो अगर हम ग्रीन वाले की बात करें, इस वाले की, तो वो कहां कनेक्ट हो रहा है, वो भी X और Y के बीच में कनेक्ट हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि कुछ नहीं, ये तो सीधा सिंपल कनेक्शन आप लोगों ने बना लिया। किसके कनेक्शन में आ गया ये, तो आप बोलेंगे दिस इज कनेक्टेड इन द X और Y के बीच में, प्योरली क्या हो गया, पैरेलल। तो बताओ कैसे लिखेंगे, तो R इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, सबके बराबर वैल्यू है तो कितना लिखेंगे, R/3। अब ये कैसे आ रहा है, देखो इसको निकालना बहुत सिंपल है, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है कि नहीं। अगर ये है हमारे पास तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R और प्लस 1/R। तो कितना आ गया बताओ, 3/R। बट डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये आपका 1/R निकल रहा है, R नहीं है। तो हम क्या करेंगे, R यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना आ गया, R/3। कितना आ गया बोलो, R/3। क्लियर है अब बात। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को समझ में आना चाहिए, क्लियर। अब देखो इसी में एक और सवाल होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर देखिए, अगर नेक्स्ट सवाल की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई सर्कल है, ये मेरे पास एक सर्किल है, ठीक है, ये आपके पास एक सर्कल है, और यहां पर ये मेरे पास सेंटर हो गया, इसका क्या हो गया, ये मेरे पास सेंटर। अब मेरे पास कुछ रजिस्टर यहां पे ऐसे लगे हुए हैं, ये देखिए, ये ऐसे मैंने इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए, ये लीजिए, ये मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, समझना है इसको, अच्छा सवाल है ये भी, ये मैंने कनेक्ट कर दिए। खास बात ये है कि मैंने मान लिया कि ये मेरे पास जो है वो सेम वैल्यू है, ठीक है। कैसी सेम वैल्यू, जैसे मान लो ये R है, ये भी R है, ये भी R, 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 ये सब R वैल्यू के हैं, ठीक। ये वाला पॉइंट मेरा A है
और ये वाला पॉइंट मेरा बी है। तो मैंने तुमसे सवाल पूछा कि आर ए बी मुझे बता दो क्या होगा। क्या पूछ रहा है बताओ? आर ए बी हमें क्या करना है? पता करके बताना है। देन हाउ यू कैन सॉल्व दिस? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? आपको वही, जब भी कनेक्टिंग वायर आएगा तभी आपको इसका यूज करना होगा। देखिए अब समझना जरा बात को। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि ये बताओ, ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट की, और मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट की, तो बताओ इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस है? आप बोलेंगे रेजिस्टेंस तो नहीं है, कनेक्टिंग पाथ है। तो अगर मैं इसको एक्स पॉइंट बोल दूं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? एक्स पॉइंट हो जाएगा। अब बताओ बिल्कुल उसी बिहेवियर पे ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। सब क्या हो गए? मेरे एक्स ही हो गए। इसके मतलब ये सारे पॉइंट कैसे पोटेंशियल पर हैं? सेम पोटेंशियल पर। और ये वाला पॉइंट में क्या मान लूंगा? y। तो बताओ हर एक रजिस्टर किसके बीच में लगा हुआ है? x और y के बीच में। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये मेरे पास यहां पे x है और यहां पे मेरे पास अगर ये y है, तो बताओ x और y के बीच में क्या हो रहा है? x और y के बीच में मेरे पास ये बहुत सारे रजिस्टर कनेक्ट हो रहे हैं। ये देखिए ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं? तो ये इस तरह से मैं कनेक्ट कर रहा हूं। ये रहे बहुत सारे रजिस्टर, ठीक है, R R R। अब ये बताओ ये कितने हैं? तो 8 है ये हमारे पास। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 8। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो हमारा R इक्विवेलेंट है वो क्या होगा? R बाई 8। कितना हो गया बताओ? R बाई 8। तो विच वन इज? तो इस तरह से अब समझ में आया। अब देखो इसी में एक और फॉर्मेट देगा तुम्हें क्वेश्चन का। ये बात समझ में आ गई? अब एक और फॉर्मेट देखिए इसका। अगर दूसरा हम फॉर्मेट लेते हैं, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन देगा तुम्हें फिर से, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करेगा। देखिए समझना। अगर मान लो कि ये मेरे पास एक सर्कल मैंने इस तरह से तुम्हें दिया, ठीक, और मान लो कि मैंने तुमसे बोल दिया कि यहां पे मेरा एक सेंटर है ये, ठीक है भाई, और अब मैंने एक न्यूमेरिकल बनाना शुरू किया। देखो उसने क्या बोला कि यहां पे भैया एक रजिस्टर है, एक यहां पे रेजिस्टेंस है, एक यहां पे रजिस्टर है, एक यहां पे रजिस्टर है, एक यहां पे रजिस्टर है, ठीक, एक यहां पे रजिस्टर है, एक यहां पे रजिस्टर है, और ये कर दिया। ठीक, समझ रहे हो नहीं बात को? और क्या करा? अब देखो उसने एक चालाकी करी। क्या चालाकी करी? कि इसको उसने, ठीक है, ये हमें दे दिया, इसको बोला बी और इसको बोला ए, ठीक है, और उसने बोला, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमसे ये कह रहा है कि रुक जाओ, भी थोड़ा गलत हो गया, इसको हटाता हूं मैं यहां से, ठीक है, चलिए ये हमने हटा लिया। अब देखो जरा, तो यहां पे ये कनेक्ट हुआ, ये कनेक्ट हुआ, इसको बोला ए और इसको बोला उसने बी। अब कहानी क्या है? तो कहानी है ये कि आपको आर ए बी निकालना है। अब क्या निकालना है? आर ए बी को फाइंड करना होगा। अगर आर ए बी को फाइंड करने की बात है तो ये सब वैल्यू आर हैं। क्या है बोलो? आर हैं। अब बताओ हाउ वी कैन सॉल्व दिस। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर ये हमारे पास है तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखो अगर हम इसकी बात करें निकालने के लिए, ठीक है, अगर हम इसकी निकालने की बात कर रहे हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो इसका निकालने का तरीका ये होगा कि फिर वही हमें x और y के पॉइंट को मार्क करना पड़ेगा। तो देखो अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सब x पर है। समझते रहना बात को। और मान लो ये y है, तो x और y के बीच में कितने रजिस्टर कनेक्ट हैं? देखो 1 2 3 4 5 6। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरा x है और x और y के बीच में, ये मान लो मेरा जो जिसके बीच में निकाला तो उसको बाहर रखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया मेरा x मान लो, और ये हो गया मेरा y। तो यहां पे कितना हो जाएगा बताओ? r/6 आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि सारे पैरेलल लगे हुए हैं। अब b किधर है मेरा? तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम b की बात कर रहे हैं, b, तो b हमने x पे ले रखा है, ये रहा। अब बताओ y से कौन कनेक्ट हुआ है? तो y से a कनेक्ट हो रहा है, तो y से a कनेक्ट हो रहा है, ये रहा a, तो ये a आ गया और ये r आ गया। अब बताओ r a b पूछा है तुमसे, तो कितना हो गया बताओ? सिंपल है, r/6 प्लस r, तो कितना आ गया? 7/6r। कितना आ गया बोलो? 7/6r। डन? बोलो क्लियर है बात? इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन इस तरह से बनाएगा, ब्लॉकिंग सिस्टम होता है वो, ब्लॉकिंग। देखो ब्लॉकिंग में कैसे करेगा, तो मैं इस तरह की क्वेश्चन दे देगा,
निकालो। निकालो आर इक्विवेलेंट, ये है हमारे पास। कैसे निकालेंगे बताओ, ये हमें चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब भी इस तरह से ब्लॉकिंग आ जाए, जब भी इस तरह से क्या हो जाए, ब्लॉकिंग अगर हमें मिल रही है, ठीक है, अगर ब्लॉकिंग हमें मिल रही है तो इसका तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि ऑलवेज सॉल्व फ्रॉम ब्लॉकिंग, इधर से बाहर की तरफ आना होगा, इधर से बाहर की तरफ। अब देखो बहुत प्यार से ये सॉल्व होता चला जाएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनके बारे में थोड़ा ध्यान दो, अगर हम इनके बारे में ध्यान दे रहे हैं तो बताओ ये तीनों क्या सीरीज में नहीं है, देखो करंट आराम से फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल। तो कितना हो गया बताओ, ये सब 6 और 2 8 और 4 12, क्या हो गया 12। अब अगर हम 12 की बात करें तो देखो, अगर हम 12 की बात कर रहे हैं तो इसको मैं हटा देता हूं, ये देखो ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया पूरा, सही है, ये पूरा हमने हटा दिया। अब अगर इसको मैंने पूरा हटा दिया तो अब ये बताओ मुझे, यहां पर इसके और इसके पैरेलल में क्या लग गया, 12 ओम लग गया कि नहीं, बिल्कुल लग गया 12 ओम। अब बताओ 12 पैरेलल विद 12 तो 6 आ जाएगा, यानी अब हमें क्या मिलेगा, अब हम इसको भी हटा सकते हैं, देखो इसको हटा दो पूरा, ये हटा दिया, ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। जब ये हटा दिया हमने तो अब बताओ यहां हमें कितना मिला, सिर्फ 6 ओम। अब अगर 6 ओम मिल गया तो फिर से एनालिसिस करो, इस कितना आ रहा है, दिस 12 और 6 14 और 6 20, कितना आ गया 20। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें यहां पे जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इसको हटा देते हैं पूरा, ये देखिए ये हटा दिया हमने। जब ये हटा दिया हमने तो हमें अब मिल कितना रहा है ये देख लेते हैं। तो अगर हम इसको हटा दें पूरा ये, तो यहां पे अब हमें कितना मिल रहा है, देखो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं ये, तो यहां पे हमें कितना मिल रहा है, जल्दी बोलो 20, कितना मिल रहा है बताओ, 20 मिल रहा है। अब जब ये 20 मिल रहा है तो अब इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो इसको निकाल लेते हैं, यहां तो कितना लिखेंगे 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30, तो ये कट गया तो कितना आ रहा है 20/3। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको भी हटा देंगे, बहुत सिंपल तरीके से ये हो जाएगा। तो हमने इसको भी हटा दिया, देखो ये हटा दिया पूरा। जब ये हटा दिया हमने, अब देखो कुछ बचा ही नहीं, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हमने कितना लगा दिया, बोलो यहां पे हमने कितना लगा दिया, तो यहां की अगर हम बात करें ये, तो यहां पे हम कितना लगाएंगे 20/3। अब बताओ ऑल आर इन सीरीज, तो बस खत्म। तो 5 + 4 + 20/3, तो 9 × 27 हो गया, 27 और प्लस दिस और डिवाइडेड बाई 3, तो यानी कितना आ रहा है 47/3 हो, बस खत्म, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। बनाओ, चलिए क्लियर हुई अब बात। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब देखिए, अब इसमें हमें जो बात करना है वो है हम लोगों के पास इलेक्ट्रिकल पावर। अगर हम पावर की बात करें, इलेक्ट्रिक, दिस इज अबाउट योर सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो अच्छा इसमें चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूं वोल्ट मीटर वगैरह कैसे आप लोगों को ध्यान रखना है, उसमें कुछ बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, किसकी बात करें, वोल्ट मीटर, तो देखो वोल्ट मीटर में कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है। वोल्ट मीटर, देखो वोल्ट मीटर में क्या होता है, पहली चीज याद क्या रखना है तुम्हें, पहली चीज मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। दूसरा हमें क्या याद रखना है, दूसरा कनेक्ट इन पैरेलल कनेक्शन, कनेक्ट इन पैरेलल कनेक्शन, ये हो गया। तीसरी बात क्या याद रखनी है, इट मेजर्ड less than
एक्चुअल वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू से क्या करते हैं, कम मेजर्ड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या बात याद रखनी है, दे मेजर्ड आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये आपसे से कहीं पूछेगा नहीं, अगर कभी पूछ ले तो थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर हम और बात करें इसमें, तो नेक्स्ट फिफ्थ चीज है हम लोगों के पास इसमें। ठीक है, इट हैज हाईएस्ट रेजिस्टेंस एज पॉसिबल, हाईएस्ट रेजिस्टेंस एज पॉसिबल, यानी जितना भी आप हाईएस्ट बना सकते हैं उतना बना लीजिए। ठीक, अब देखो और बात करें अगर हम इसमें, ये हो गया। अब देखो और बात करें अगर हम इसमें, तो हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट, अगर हम बात कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, ये हमारे पास सिक्स्थ, यहां लिख दे रहा हूं। अगर कोई आइडियल वोल्टमीटर है, क्या है अगर हमारे पास आइडियल वोल्टमीटर, तो इट हैज हाईएस्ट रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी। तो इट हैज नहीं, एन आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक, आइडियल वोल्टमीटर, ठीक, वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ये हमें याद रखना है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग एमीटर की। देखो, अगर हम एमीटर की बात करें, मिटा दूं इसको, चलिए एमीटर की बात कर लेते हैं। देखो, एमीटर की अगर हम बात करें, एमीटर, तो देखो एमीटर जो होता है, या इसको एम्पियर मीटर भी कहते हैं। ठीक, पहली चीज कनेक्ट इन सीरीज। ठीक, नेक्स्ट measured current in the branch, ठीक, और in a circuit। ठीक, दूसरी चीज it measured RMS value and it is less than actual value। जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे ये क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात है याद रखना है हम लोगों को, एमीटर हैज स्मॉल रेजिस्टेंस एज पॉसिबल, जितना कम से कम आप लगा सकते हैं उतना लगा लीजिए। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्या बात याद रखना है हम लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और बात याद रखनी है हमें। क्या याद रखनी है, तो हमें याद रखनी है आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ध्यान रखिएगा, जीरो रेजिस्टेंस। ठीक, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं या हाईलाइट कर दे रहा हूं, इसको तुम्हें याद रखना है। ठीक है, और किसके लिए है ये, आइडियल के लिए। किसके लिए बोलो, आइडियल। आगे बढ़े आप, चलिए देखिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक और चीज हमारे पास आती है गैल्वेनोमीटर। क्या बात करते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, अच्छा करंट को किसने मेजर किया सबसे पहले, उसका नाम है एंड्रे मैरी एम्पियर। ठीक है, थोड़ा याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों के। तो गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका सिंबल जो होता है वो होता है हमारे पास इस तरह से, दिस इज द सिंबल। तो ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेजेंस एंड मेजरिंग ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो क्या करता है, यूज्ड टू मेजर
used to measured and presence of what? Presence of current in the सर्किट। ठीक, तो ये बातें हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े। अब आइए देखिए, अब हमें जो बात करना है इसमें वो है हम लोगों के पास पावर। अगर हम पावर की बात करें, व्हाट इज द पावर, और ये सारी चीजें अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो पावर जो होती है, पावर जो होती है हम लोग के पास इलेक्ट्रिकल पावर, उसके बारे में अगर हम बात करें तो पावर एक्चुअल में अगर मैकेनिकली हम बात करें तो ये V/T होता है, सॉरी W/T होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो वर्क डन और टाइम है ये है मैकेनिकल पैरामीटर। लेकिन हम किस में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में कौन कौन आता है? वोल्टेज आता है, करंट आता है, ठीक है, रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, पोटेंशियल आता है। तो ये सारी चीजें, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो हम क्या करें अब? तो हम ये बोलेंगे कि W जो होता है उसको हम लिख सकते हैं V इंटू Q। बोलो सही है? ओके, तो अब हम क्या बोलेंगे? P इज इक्वल टू V इंटू I, सॉरी I है क्या है? Q। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास? Q। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? Q, और यहां पे क्या आ जाएगा? T। तो हम लिख सकते हैं V इंटू Q बाई टी। ये जो Q बाई टी है इसको हम एम्पियर बोलते हैं, यानी करंट। तो V इंटू I, क्या आ गया? V इंटू I। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर योर पावर। अब इसको अगर हम ओम्स लॉ में अप्लाई करें, दूसरा हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा? तो अगर हम बोलेंगे कि V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो IR। तो अगर हम इसमें लगा दें तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बताओ। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा, V की जगह पे IR लगा देंगे तो I स्क्वायर इंटू R। क्या आ जाएगा बताओ? I स्क्वायर इंटू R आ जाएगा। और अगर हम थर्ड फॉर्मूले की बात करें, देखो एक और फॉर्मूला होता है, क्या हम ये लिख सकते हैं कि V बाई R इज इक्वल टू I, V बाई R इज इक्वल टू I। तो अगर हम इसमें अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। क्या मिल जाएगा? V स्क्वायर बाई R। डन? ओके, अब पावर क्या है? पावर जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या होती है इसकी? वॉट। क्या होती है? वॉट। अब देखो हमारे घरों पे जो बल्ब वगैरह होते हैं उन पे क्या लिखा रहता है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आगे बढ़े, चलिए देखिए, अगर हम बात करें इसके कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट इसकी होती है, SI यूनिट होती है इसकी वॉट। अब देखो वॉट का क्या मतलब है? वॉट का मतलब है जूल पर सेकेंड। अब जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, मान लीजिए 100 वॉट, क्या लिखा हुआ है? बोलो 100 वॉट। अगर हम 100 वॉट की बात करें तो ये कहना चाहता है कि 100 जूल पर सेकेंड। यानी इसको कैसे हम पढ़ेंगे? तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल, ऐसे 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। समझे कि नहीं? यानी ये बता रहा है कि 100 वॉट का मतलब है कि इस तरह से होगा। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बोलते हैं लोग कि 0 वॉट बल्ब, क्या बोलते हैं? 0 वॉट बल्ब। ये बहुत ही कॉमन लैंग्वेज होती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होती है। देखो कंफ्यूजिंग क्या है, आपसे बोले 0 वॉट बल्ब इज मींस पावर इज 0, नहीं, पावर 0 नहीं होती है, ठीक है, इसकी पावर बहुत कम होती है। तो इसका मतलब है 0 वॉट बल्ब का मतलब है, ठीक है, रेटेड पावर इज 10 वॉट। कितनी होती है बताओ? 10 वॉट। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसमें एक और चीज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें, धीरे धीरे थोड़ा समझें उसको, तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हम लोगों के पास वो क्या है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो, अगर हम बोले पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये हमने बोल दिया, अगर हमने बोल दिया कि वर्क डन इनटू टाइम, तो ये जो वर्क डन होता है वही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यहां पे E से दिखाएंगे। तो ये जो हमारा E है वही हमारा क्या होगा? वर्क डन,
और ये कितना होगा, पावर इंटू टाइम। क्या होगा बोलो, पावर इंटू टाइम। चलिए ठीक है। अब देखो इसमें और छोटी छोटी बातें हैं, उनको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। क्या, देखो पहली चीज क्या है, पहली चीज हमें याद रखनी है, क्या याद रखनी है भाई, तो एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट, ठीक है, ऑफ ई क्या है बताओ, जूल। लेकिन यहां पे कंफ्यूजन आता है कि अगर हम इसे कॉमर्शियल पर्पज में यूज करें तब क्या होगा। तो याद रखिएगा कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ ई इज क्या होती है बताओ, के डब्ल्यू एच, किलो वाट आवर। क्या होती है बोलो, किलो वाट आवर। ठीक है। अब देखो, अब फिर वही कहानी, 1 किलो वाट तो सब हम जानते हैं। 1 यूनिट का मतलब होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर, यानी जितने, यानी क्या मतलब, तो हमें ये ध्यान रखना है जितने हमारे पास ये होते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ किलोवाट आवर होते हैं। ठीक, तो इसको हम 1 यूनिट मींस ये। अब तुमसे ये पूछेगा कि 1 यूनिट या 1 kWh कितनी जूल के बराबर होता है, तो याद रखिएगा क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े अब इसमें। तो ये थोड़ा कंसेप्ट हम लोगों को बिल्डअप हो गया। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, देखो क्या बात याद रखना है हम लोगों को, अगर हम E इजिकल टू लिख रहे हैं E, तो हमने E इजिकल टू क्या लिखा, पावर इंटू टाइम। ऑन कैलकुलेटिंग द E अगर कैलकुलेट करना है तो इंश्योर कर लेना, क्या कर लेना, T इन आवर। T किस में होना चाहिए बोलो, आवर, ये इंश्योर होना चाहिए आप। दूसरा क्या इंश्योरिटी होनी चाहिए आपके पास, कि पावर जो है हमारे पास, पावर, तो पावर मस्ट बी इन किस में होनी चाहिए, KWH, सॉरी KWH नहीं, किस में होना चाहिए, किलोवाट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए बताओ, किलोवाट में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने निकाल दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, पावर मस्ट बी इन किलोवाट। अब देखो हमारे घरों पे जो मीटर लगे हुए होते हैं, मीटर ऑन अवर हाउस, ठीक है, मीटर्स जो होते हैं, तो मीटर्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ई, तो कौन से होते हैं बताओ, तो उनका नाम होता है, क्या नाम होता है, एनर्जी मीटर। क्या नाम होता है जल्दी बोलो, एनर्जी मीटर, ये होता है हमारे पास। अब ये जो एनर्जी मीटर है उसको कैसे पहचानोगे, तो एनर्जी मीटर के ऊपर कहीं ना कहीं लिखा होगा KWH। तो कभी भी आप अपने घर का जो मीटर बाहर लगा होता है उसको देखेंगे तो उस पर क्या लिखा होगा, KWH। तो उस KWH को देख के आप समझ जाएंगे वो एनर्जी मीटर होता है। अब देखो मैं इसको ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर सकता क्योंकि एनर्जी मीटर इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है अपने आप में, तो उसको हम नहीं डील कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पूछेगा। तो कभी भी एक चीज आप तुम देखिएगा कि जब आपके घर पे एनर्जी मीटर आता है बनके, तो उसके पैनल यानी जो वहां पे उसकी रीडिंग जो होती है उसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगी होती है इस तरह से, ये इस तरह से देखा होगा आप लोगों ने। तो उस पर कभी तुम ध्यान देना, जब तुम्हारे घर पे लगाया जाएगा तो उसकी रीडिंग कितनी होगी, 00000, कोई रीडिंग नहीं है। ठीक है, अब मान लो आपने 1 महीने तक इसका इस्तेमाल किया, कितने महीने तक, 1 महीने तक आपने इसका यूज कर लिया। अब 1 महीना यूज कर लिया तो देखो यहां पे क्या होने वाला, आप समझना, जब हमने 1 महीना यूज कर लिया तो देखो अब क्या हो रहा है, अब हमारी रीडिंग हो गई मान लो 112, कितनी हो गई बोलो, 112। तो हम ये बोलेंगे जब हमारे घर पे जो आएगा, जो हमारा बिल देता है, वो इस पे रीडिंग मारेगा क्योंकि यहां पे तुम्हारा एक कंज्यूमर नंबर लिखा होता है, उसको डालेगा और तुम्हारा डेटा ले लेगा। तो अब तुम बोलोगे कि 112 यूनिट हमारा यूज हो गया। कितना हो गया बोलो, 112 यूनिट। अब मान लो ये पहले मंथ में था, अब तुम्हारा दूसरा मंथ आया, कौन सा मंथ आया जल्दी बोलो, दूसरा मंथ आया। तो अब देखो अब क्या होगा, ये हटा लिया हमने, ये देखो ये हटा दिया कि नहीं हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। अब क्या होगा देखो, अब फायदा ये होगा कि ये हमने कर लिया। अब ये मान लो हो गया 258, कितना हो गया बोलो, 258, लेकिन हमने इतना थोड़ी यूज किया है। अब दोबारा से जब तुम्हारी फीडिंग की जाएगी कस्टमर नंबर की, कंज्यूमर नंबर जो होगा, तो उसमें अगर इसका हम यूज करेंगे तो उसको घटा के बताएगा। कैसे, ये डेटा पहले से फीड होगा तो 112 ये घटा लेगा, तो कितना आ रहा है, 641, ये आ गया। इतनी यूनिट्स आपने यूज की हैं, समझ गए बात को। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे।
अच्छा, हम इसका जूल में क्यों नहीं रख रहे हैं? देखो जूल बहुत छोटी यूनिट होती है, अगर उसको हम इसमें यूज कर लेंगे तो बहुत बड़ा पैनल चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उसमें, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गया। तो हमें जितनी भी यूनिट्स मिलेंगी तो हमें जो पैसा दिया जाता है वो हमें किस चीज का, हाँ ये एक चीज तुमसे पूछेगा। देखो एक तो चीज याद रखना, BOT का मतलब क्या है? BOT, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है तुमसे, BOT क्या है? तो ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड। बोर्ड ऑफ ट्रेड का मतलब है कि आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करवाएगी, यानी पर यूनिट आपसे कितना पैसा चार्ज करेगी। तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? बोर्ड ऑफ ट्रेड। क्या नाम है इसको बताओ? बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक, इसमें एक कहानी और याद रखना, तुमसे पूछी जा सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। IIT में एक बार आ चुका है ये सवाल। देखिए उसने ये पूछा था IIT में कि हम जो अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा देते हैं वो किस बात का देते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें यहां लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन ही चलो कर लेते हैं इस तरह का बना के। देखो क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन है हम लोगों के पास, उसको देखते हैं। देखिए आइए, क्वेश्चन ये है हमारे पास, amount paid to the electricity board for पहला पावर मतलब इलेक्ट्रिकल पावर, दूसरा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। नेक्स्ट करंट, और नेक्स्ट है हमारे पास करंट हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी। बताओ किस बात का हम पैसा देते हैं? तो याद रखिएगा, उसे पावर से, करंट से, इन सब से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है एनर्जी से, कि आपने एनर्जी का कितना इस्तेमाल किया। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसमें एक और चीज है, वो मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूं। देखो ये क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों से इसको बना लीजिए, लिख लिया? ओके। अब देखिए अगर हम बात करें इस पे, जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा कभी कभी, देखो ऐसे क्वेश्चन सेट करेगा। कैसे करेगा? देखो मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास ये कुछ बल्ब लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? देखो बल्ब लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। इसकी पावर मान लीजिए P1 है, इसकी पावर मान लीजिए P2 है, और इसकी पावर मान लीजिए P3 है। तो आपसे बोलेगा इक्विवेलेंट पावर बोलो। कैसा कनेक्शन है बताओ? सीरीज। तो याद रखिएगा सीरीज में अगर P इक्विवेलेंट निकालना है तुम्हें तो ये रिवर्स होकर ऐड हो जाते हैं, ठीक। इस तरह से आप इसकी पावर को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए साहब ठीक है। दूसरी चीज में अगर हम बात करें कि ये कैसे होगा, क्या होगा, तो अगर ये हम पैरेलल में लगा लें, अब देखो अब कैसे लगा रहा है? पैरेलल में, ये लगा दिया उसने पैरेलल में, ठीक। ये हमने ऐसे पैरेलल में लगा दिए ये। अब इसकी पावर है P1, इसकी पावर है P2 और इसकी पावर है P3। अब बताओ अगर हम P निकालेंगे इसका, तो कुछ नहीं, ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम। चलिए अब देखिए हीटिंग देखते हैं, इसमें हीटिंग कैसे होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपका करंट किसी कंडक्टर में पास करता है तो हीट अप हो जाता है। क्या हो जाता है? हीट। तो हीट प्रोड्यूसेस इन दी वायर। तो देखो हीट प्रोड्यूसेस इन दी वायर। अब देखो हीट प्रोड्यूसेस इन दी वायर अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, अगर हम वायर में बात करें तो कैसे करते हैं? देखो तो अगर मान लो ये हमारे पास एक वायर है इस तरह से, दिस इज दी वायर, ठीक, और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक, T टाइम के लिए, ठीक, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो R है। तो अब हमें पावर हीट बताना है। तो याद रखिएगा हीट इज इक्वल टू इसमें होता है I स्क्वायर RT। I स्क्वायर क्या होता है? RT, ठीक। समझ गए बात को? यानी H प्रोपोर्शनेट टू I स्क्वायर, H प्रोपोर्शनेट टू R और H प्रोपोर्शनेट टू टाइम, ठीक है। H प्रोपोर्शनेट टू टाइम, H प्रोपोर्शनेट टू टाइम। तो ये 3-4 चीजें हम लोगों के पास होती हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब बात ये आती है,
आपसे एक और चीज पूछेगा, इकोनॉमिकल, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इकोनॉमिकल इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए क्या है, पहली चीज, एट हाई पोटेंशियल और स्मॉल करंट, स्मॉल, ये होनी चाहिए, ये इकोनॉमिकल होती है। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपका हाई करंट है, सॉरी हाई वोल्टेज है, तो करंट क्या रहेगा, कम, उससे आपका जो वायर होगा उसका कंडक्टर जो होगा वो थिन यूज कर सकते हैं, यानी उसकी गिर्द कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, ठीक। चलिए बना लीजिए इसको। अब देखिए इसमें एक और चीज होती है कि हमारे घरों में वायरिंग कैसी होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। तो देखिए हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो पहली चीज तो पैरेलल होती है। कैसी होती है, पैरेलल। अब उसके अंदर हम लोग दो सेफ्टी डिवाइस का यूज करते हैं, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, ये आप लोग समझते भी हैं। तो ओवरलोडिंग में और शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है, तो ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं, ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं, एक बार में ही बहुत सारी चीजें यूज कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किटिंग में भी यही होता है, लेकिन उसमें इंसुलेशन रप्चर हो जाती है, तो वहां पे हीटिंग ज्यादा होने लगती है। तो अगर हम बात करें तो हमारे घरों में दो तरह की हम सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं। तो डोमेस्टिक वायरिंग कैसी होती है, अगर हम डोमेस्टिक वायरिंग की बात करें, डोमेस्टिक वायरिंग, तो अगर हम डोमेस्टिक वायरिंग की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायरिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, डोमेस्टिक वायरिंग, तो देखो अगर हम डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायरिंग, तो देखो डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग क्या करेंगे, तो पहली चीज क्या याद रखनी है, पैरेलल होती है। कैसी होती है, पैरेलल। पैरेलल का फायदा ये होता है रेजिस्टेंस कम होता है, इंडिविजुअली ऑपरेट भी कर सकते हैं, और अगर फॉल्ट आता है तो उनको पकड़ पाना भी आसान होगा। ये पैरेलल होती है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, सेफ्टी डिवाइस। तो सेफ्टी हम दो तरह से इसमें यूज करेंगे। सेफ्टी कैसे यूज करते हैं, दो तरह से, एक तो हम फ्यूज यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, फ्यूज, और एक क्या यूज करेंगे, एमसीबी। क्या यूज करेंगे, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्या होता है, सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव होगा। दूसरी बात, अगर ये सेंसिटिव होगा तो आपको दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि इसको हम क्या करते हैं, इट इज वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन दो चीजों पे बात होगी। अगर यहां पे हम बात कर रहे हैं तो इसमें पहली तो बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है हमें, तो पहली हमें याद रखनी है हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, हीटिंग इफेक्ट, ठीक। अच्छा अब देखो एक और बात याद रखना, हमारे पास दो वायर होते हैं। वायर हमारे पास कितने होते हैं, तीन होते हैं, वैसे तो तीन वायर होते हैं, ठीक है। देखो कौन कौन सा होता है, एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल, और एक होता है ग्राउंड या अर्थिंग जिसको बोलते हैं। ये तीन वायर होते हैं हम लोगों के पास। अगर हम बात करें कि लाइव, तो याद रखिएगा लाइव जो होता है वो 220 वोल्ट पर होगा। कितने पर होता है, इंडिया स्टैंडर्ड यही है, 220 वोल्ट होगा। न्यूट्रल जो होता है वो ग्राउंड जीरो पोटेंशियल पर होता है। अब ध्यान रखना सर्किट के अंदर न्यूट्रल और लाइव दोनों ही कनेक्ट होते हैं, लेकिन ग्राउंड वायर जो होता है वो आपके सर्किट में कभी कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो भैया फिर क्यों लगा रहे हैं, तो ये होता है आपका सेफ्टी वायर होता है। कैसा होता है, सेफ्टी वायर। कैसे सेफ्टी वायर, सेफ्टी वायर इसलिए होता है कि कभी भी अगर ऐसा हो कि मेटल केस पर ये अपनी वाइंडिंग अपना इंसुलेशन रप्चर करके अगर टच हो गया तो आपके उसके ऊपर क्या होगा,
चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा, और अगर चार्ज एक्यूमुलेट किया तो आपको शॉक लग सकता है। तो ये क्या करता है, अपने ग्राउंड में इसको भेज देगा। किसमें भेज देगा? ग्राउंड में। अच्छा, फिर बात आती है कि न्यूट्रल वायर की क्यों जरूरत पड़ रही है भैया? न्यूट्रल वायर क्यों चाहिए तुम्हें? जब आपका सर्किट 2 ही वायर से कंप्लीट हो रहा है तो न्यूट्रल क्यों चाहिए? तो याद रखिएगा, न्यूट्रल वायर चाहिए फॉर द रिटर्निंग पाथ ऑफ द करंट, यानी जब इलेक्ट्रॉन गया तो उसे वापस भी आना होगा। तो अगर आपने लाइव वायर यूज किया तो आएगा कहां से वापस? एक तो वायर तो दे रखा है, बस चला गया, वापस कैसे आए? तो क्या करते हैं हम? वी हैव टू प्रोवाइड द न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रल वायर का एक ही काम है कि जब करंट मूव करेगा तो उसको रिटर्न पाथ करके वापस लाना होगा, ठीक है। ये इसका वर्क होता है। मेन कौन है? लाइव। अब एक सवाल और पूछ लेगा तुमसे, ये बात समझ में आ गया? अब इसमें भी देखो 2 तरह के फ्यूज होते हैं, एक होता है लाइट फ्यूज और एक होता है पावर फ्यूज। लाइट और पावर। तो लाइट और पावर जो होता है ये डिपेंड करता है आपके करंट रेटिंग पर। तो ये जो होता है ये अबाउट 5 एम्पियर तक होता है, और ये 10 से 12 एम्पियर तक मूव कर सकते हैं, ठीक है। गीजर वगैरह इसी पे यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है? ये चीज समझ में आ गई हमें। तो ये थोड़ा सा आप लोगों का ओवरव्यू हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो वी हैव टू स्टार्ट योर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम न्यूमेरिकल समझेंगे, एंड दिस इज योर ओवरऑल थ्योरी ऑफ योर अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये उसका पूरा चैप्टर हो गया आप लोगों का। तो आगे हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।